आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। तो वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, न्यू दिल्ली के अंदर, और 15 मार्च से 26 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण की हम बात करेंगे तो 2023 में इसका 13वां संस्करण है, और भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, हम बात करें कि पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, नीतू घंगस ने, ठीक है। और कितने किलोग्राम भार वर्ग में, 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। दूसरा जीता स्वीटी बूरा ने, तीसरा निकाह जरीन ने, और चौथा लवलीना बोरगोहेन ने, ठीक है। इनके बारे में सब लिखा है कि किस कैटेगरी में जीता है और किस राज्य से बिलोंग करती हैं, ठीक है। दोस्तों हम बात करें निखत जरीन की, तो निखत जरीन ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था 2022 में और अभी जीता है 2023 में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पदक तालिका की, तो टॉप पर कौन सा देश रहा है, टॉप पर अपना देश भारत ही रहा है। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर रहा है रसिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है, स्टैटिक में पूछा जाता है कि भारतीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा बार 6 बार गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, तो MC मैरी कॉम ने सबसे ज़्यादा बार 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। 2002 में, 5 में, 2006, 2008, 2010 और 2018। MC मैरी कॉम सभी लोगों को पता होगा इनके बारे में, ठीक है। तो यह अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 में पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। हम बात कर लेते हैं डिटेल की। तो दोस्तों जिस प्रकार से क्रिकेट में पुरुषों के लिए होता है IPL, तो IPL की तर्ज पर ही WPL शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, और इस साल पहला संस्करण है WPL का। और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट हराकर पहली बार WPL का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो WPL की पहली चैंपियन टीम जो है ये मुंबई रही है, और विजेता कौन रही है, दिल्ली कैपिटल रही है, ठीक है। हम बात करें कि जो विजेता टीम है मुंबई इंडियंस, इसको कितने रुपए दिए गए हैं, 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ओके, आयोजन किया गया मुंबई में और टोटल 5 टीमें शामिल हुई। तो ऑरेंज कैप का जो अवार्ड है ये किसने जीता, तो ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता है मैग लैनिंग ने। ये दिल्ली कैपिटल के लिए खेली। ऑरेंज कैप का अवार्ड किसको लिए दिया जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, ठीक है, मोस्ट रन्स के लिए दिया जाता है। और पर्पल कैप दिया गया है हेनली मैथ्यूज के लिए। और पर्पल कैप किसके लिए दिया जाता है, तो जो मोस्ट विकेट लेता है, ठीक है, मोस्ट विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी किसको दिया गया है, हेनली मैथ्यूज को ही दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और देखो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि यदि करंट अफेयर्स को आप डिटेल से कवर करेंगे, हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे, जैसे हमने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लुइस कैफरेली। और ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। आइए डिटेल से हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। एबेल पुरस्कार की हम बात करें तो दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत नॉर्वे की सरकार ने 2001 में करी थी, और हम बात करें कि पहली बार ये कब दिया गया, 2003 में, और किसके लिए, तो जीएन पेरी को दिया गया। ओके, और 2022 किसको दिया गया था,
डेनिस सुलिवान के लिए, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और 2023 दिया गया है लुइस कैफ्रेली के लिए, ये भी अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरला सरकार के ऊपर एनजीटी ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डिटेल की बात करें तो एनजीटी ने केरल के रामसर स्थल वेबनॉड झील में प्रदूषण को रोकने में विफल रहने पर केरल राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जो केरल की वेबनॉड झील है, इसको 2022 में ही रामसर स्थल घोषित किया गया था। ओके, और अभी हम बात करें कि देश भर में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, तो 75 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण अभ्यास एपेंडेक्स 2023 भारत और किस महाद्वीप के देशों की सेनाओं के बीच में पुणे में आयोजित किया गया? फटाफट से आप लोग भी आंसर लगाइए। तो एपेंडेक्स जो अभ्यास है, इसका आयोजन अपने देश भारत और अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बीच में किया गया। डिटेल की बात करें तो एपेंडेक्स 2023 ट्रेनिंग एक्सरसाइज भारत और अफ्रीका के 23 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। ओके, आयोजन किया गया पुणे में 21 से 29 मार्च तक आयोजन किया गया। संस्करण है दूसरा, इसका पहला संस्करण हुआ था 2019 में और दूसरा संस्करण कब हुआ है? तो अभी 2023 में। और इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच में सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला पेरोस बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और कितने देशों के बीच में हुआ है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने देश भारत और 5 देशों के बीच में हुआ है। अब डिटेल की बात कर लेते हैं तो ला पेरिस यह एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो 2023 में भारत और 5 देश कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका और यूके की सेना के बीच में आयोजित हुआ है। और इसमें भारत की बात करें तो भारत की ओर से युद्धपोत आईएनएस सहाद्री और आईएनएस ज्योति ने हिस्सा लिया है। हम बात करें इस अभ्यास की कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर जल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM-3 रॉकेट से। डिटेल की बात कर लेते हैं तो इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। इनकी लॉन्चिंग हुई है 26 मार्च को और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्चिंग हुई है। और इन 36 सैटेलाइट को भारत के LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें थीम की तो 2023 में इसकी थीम रही है यस वी कैन एंड टीबी यानी कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अब टीबी के और कौन कौन से नाम हैं? तो टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, यक्ष्मा भी कहा जाता है, तपेदिक भी कहा जाता है और टीबी भी कहा जाता है। तो 3 नाम हैं, टीबी दिवस पूछे, क्षय रोग दिवस पूछे, यक्ष्मा दिवस पूछे या फिर तपेदिक दिवस पूछे। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है और ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स इफेक्ट होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। और भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इस फैक्ट को याद रख लो, ये जरूर पूछा जाएगा। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि लक्ष्य पूछे जाते हैं केंद्र सरकार के। बताइए 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। देखिए महान क्रांतिकारी हैं ये तीनों और इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाहौर पाकिस्तान में 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। ठीक है, इसलिए क्या मनाते हैं 23 मार्च को?
शहीद दिवस के रूप में। आप लोगों को एक और शहीद दिवस तुरंत याद आ जाना चाहिए कि एक तो गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, अब आप कंफ्यूज रहें कि 23 मार्च को मनाया जाता है कि 30 जनवरी को मनाया जाता है। या तो एक चीज ऑप्शन में मिलेगी, या फिर जैसे यहाँ पर मैंने प्रश्न लिखा हुआ है कि 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है, इस टाइप से कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि शहीद दिवस तो दो मनाए जाते हैं भारत के अंदर, 30 जनवरी को और 23 मार्च को। ओके, तो आई होप आप लोगों का ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। बताइए, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? कितने राज्यों में? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 राज्यों में। अब डिटेल से क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। कहां पर शुभारंभ किया है? हरियाणा के टिकली गांव में। कब शुभारंभ किया है? 21 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य पर। ठीक है, यह परियोजना 4 राज्यों के लिए शुरू की गई है। 4 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ओके, उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र को हरा भरा बनाना, वहां पर पेड़ पौधों की कटाई को रोककर जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है इस श्रृंखला का, उसको हरा भरा बनाना। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है एग्जाम में, कौन सी है? गुरु शिखर। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पहल है। ओके, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? समुद्र में परिवहन की निगरानी करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि केरल ज्योति दिया गया है एम.टी. वासुदेवन नायर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, केरल का नागरिक सम्मान है केरल पुरस्कारंगल। ठीक है, जिस प्रकार से भारत सरकार पद्म अवार्ड देता है, उसी प्रकार से केरल ने 2021 में केरल पुरस्कारंगल की शुरुआत करी। ठीक है, और मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा करी गई है। जिस प्रकार से पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म अवार्ड की कैटेगरी होती हैं, इसी प्रकार से ये भी 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी कौन सी है? केरल ज्योति, ये राज्य का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? केरल प्रभा, ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरी कैटेगरी है केरल श्री, ये राज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2023 में विजेताओं की सूची की हम बात करें तो केरल श्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एम.टी. वासुदेवन नायर के लिए दिया गया। फिर केरल प्रभा 3 लोगों के लिए दिया गया है, और फिर केरल श्री जो है ये 4 लोगों के लिए दिया गया। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसका आप रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब बताइए कि किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का मकसद क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खुदाई के दौरान भूमिगत केबल को सुरक्षित रखना और खुदाई के दौरान पाइपलाइन को सुरक्षित रखना कॉल बिफोर यू डिग ऐप का प्रमुख उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 27 मार्च को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो रंगमंच दिवस जो है ये 27 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा करी गई थी और 2023 में इसकी थीम रही है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने
वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हैं? याद रखना, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर ने जीता है। ओके, और ये कहाँ की हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों जो आज़ाद है ये आत्मकथा है गुलाम नबी आज़ाद की। हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद की कि ये कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद जो हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी हाल ही में लॉन्च की गई है। नाम क्या है इसका? आज़ाद। और इस ऑटोबायोग्राफी का यदि हम बात करें कि पब्लिकेशन कौन है, तो रूपा पब्लिकेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के उद्योगपति रतन टाटा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और कहां पर? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना और इसे आम लोगों के लिए अधिक सरल बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस पोर्टल में अब चारों वेदों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जिसमें चारों वेदों के 18,000 से ज़्यादा मंत्र हैं। और इनकी यदि हम बात करें कि कुल अवधि क्या है, तो 550 घंटे की अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर M.A. हसन जो हैं ये वॉर एंड वुमन बुक के राइटर हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो कोंकण द्विपक्षीय अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में शुरू किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक आयोजन किया गया? तो 20 से 22 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो अभी इनकम टैक्स विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट उस ऐप का नाम है। यदि हम बात करें कि इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, तो जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो करदाता हैं, वो अपने TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की जानकारी देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं उनको कितना टैक्स लगेगा साल भर में। ठीक है, लाभांश, शेयर आदि की जानकारी अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं AIS ऐप के माध्यम से। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए कि हाल ही में गार्डन ई मूर का निधन हो गया है, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, अभी इंटेल कंपनी के सह संस्थापक थे, इनका नाम क्या था? गार्डन ई मूर। और दुनिया के सबसे बड़े कंडक्टर चिप के निर्माताओं में से एक थे। इनका निधन कब हो गया है? 24 मार्च 2023 को इनका निधन हो गया है। बताइए, केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कौन सी योजना तैयार करी है? तो एक तो मैंने आपको अभी बताया कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? 2025 तक। और एक केंद्र सरकार ने भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए योजना भी तैयार करी है। उस योजना का नाम क्या है? निक्षय पोषण योजना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो ऐसे रोगी जो कि टीबी रोग से ग्रसित हैं और उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो उनके इलाज के लिए और उनको पर्याप्त पोषण मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार हर साल 500 रुपये देगी ताकि वो अपना इलाज उचित तरीके से करवा सकें और पोषण की प्राप्ति कर सकें। अंतिम प्रश्न बताइए, हाल ही में कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया? फटाफट से पहले आप लोग आंसर लगाइए इसका, फिर मैं आंसर बताऊंगा। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी,
राहुल गांधी। अच्छा, इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनाया ही है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मैं फिर भी आपको उस टॉपिक के बारे में बता ही देता हूँ, ओके, कि कौन कौन से फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। सबसे पहले राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई, ठीक है, और इनकी लोकसभा सांसदी निरस्त कर दी गई, यानी कि लोकसभा से सांसद के रूप में इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो मामला क्या था? मामला था वर्ष 2019 का। इन्होंने लोकसभा चुनाव चल रहा था और कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके कहा था कि सभी चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है, ठीक है। फिर बवाल हुआ। पश्चिमी सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिस पर से अभी डेट याद रखना, कब? 23 मार्च 2023 को कोर्ट ने फैसला दिया है और राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और आईपीसी की धारा 500 में दोषी ठहराते हुए इनको 2 साल की जेल की सजा सुनाई है, ठीक है, और प्लस में 15,000 रुपये का जुर्माना भी इनको दिया है कोर्ट ने, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे चल के? तो एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम आपको याद रखना है। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 102, ठीक है। और अनुच्छेद 102 के अंतर्गत एक एक्ट बनाया था भारत सरकार ने। उस एक्ट का नाम है आरपीए एक्ट, ओके, आरपीए एक्ट 1951। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। और इसकी एक धारा है, धारा 8 क्लॉज 3, ठीक है। तो इसके तहत, यानी कि आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राहुल गांधी को सांसद, लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 102, ओके। और यदि आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत, तो आरपीए एक्ट 1951 की धारा 8 क्लॉज 3 के तहत में राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई है, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा, ये चुनाव कब तक नहीं लड़ सकते? तो ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 2031 तक। ये मान के चलो कि नियम ऐसा है कि यदि 2 साल की सज़ा हुई है इनको, तो सज़ा पूरी होने के 6 साल बाद तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अभी 2023 में इनको सज़ा दी गई है, 2025 में इनकी सज़ा पूरी होगी, ठीक है। तो 2025 में अपन 6 साल जोड़ेंगे, क्योंकि ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो कब तक नहीं लड़ सकते हैं? 2031 तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि 2 लोकसभा चुनाव, अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 का, ये नहीं लड़ पाएंगे, और इसके बाद में 2029 का जो लोकसभा चुनाव रहेगा ये भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि इनके पास में अभी विकल्प मौजूद हैं कि इनकी जो लोकसभा की सदस्यता है ये वापस मिल सकती है। अपीली न्यायालय, अभी ये राहुल गांधी क्या करेंगे? अपील करेंगे, ठीक है, अपील करेंगे। ये सेशन कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, इसके बाद में ये हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। तो इन तीनों कोर्टों में से यदि कोई अपीली कोर्ट जो निचली अदालत ने फैसला दिया है वो निरस्त कर दे, तो इनकी सदस्यता वापस से मिल जाएगी, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं सभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।